और व्हाट इज इकोसिस्टम, हालांकि आपने पहले भी इकोसिस्टम किया हुआ होगा. इट इज अ सेल्फ sustaining unit of nature which can maintain its structure and have specific biotic and abiotic components. क्या मीनिंग है इस लाइन का कि कोई भी इकोसिस्टम है वो एक हमारी जो नेचर है उसकी सेल्फ सस्टेनिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ सस्टेनिंग है कि जिसने जो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करके रखता है, दैट इज सेल्फ रेगुलेटेड. अपने आप अपने जो भी इनके साइकिल्स होते हैं, जो भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनको ये रेगुलेट करके रखता है, दैट इज सेल्फ सस्टेनिंग. और इसके जो भी इसके कंपोनेंट्स में कुछ भी चेंज आता है वो उसको सेल्फ रिपेयर करता है. मीन ये अपने आप को टोटली रेगुलेट करके रख रहा है, सेल्फ सस्टेन, अपने आप को सस्टेन करके रखता है. सस्टेन करने का मीनिंग होता है कि एक इकोसिस्टम के जो भी कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट जो है ये इकोसिस्टम खुद मेंटेन करता है, बाहर से इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है. हूँ कि स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग है कि पॉन्ड के अंदर जो उसके बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, वो अगर हम एक और इकोसिस्टम देखें, लेक, इसके कंपोनेंट से डिफरेंट होंगे. तो ये कैसे होगा? क्योंकि इसके अंदर के जो तो यहाँ पे दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंट हैं. अब आ जाती है बात टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. हम टाइप्स की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं? अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशंस हैं इकोसिस्टम्स की. सबसे पहले आ जाता है टाइप ऑफ इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया. अकॉर्डिंग टू एरिया, तो एरिया के अकॉर्डिंग दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम.
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो हैं कि जो लैंड इकोसिस्टम्स है, जिनको हम लैंड इकोसिस्टम्स भी कहते हैं, जो लैंड के ऊपर है, उनका जो बेस है दैट इज मेनली क्या है, लैंड है। तो लैंड इकोसिस्टम्स में क्या क्या आ जाता है, दैट इज फॉरेस्ट, grasslands, deserts, gardens, ये सब क्या है, लैंड इकोसिस्टम्स हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आता है, जो वाटर बॉडी के अंदर जो है, वाटर बॉडी में जो उनका मेन कंपोनेंट है वो वाटर है, दैट इज नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम्स। तो वाटर इकोसिस्टम्स में क्या आ जाता है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, lakes, streams, estuaries and sea, that are aquatic ecosystems। तो ये इकोसिस्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स। उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो नेचुरल हैं या जो है हमारा उसमें रोल है, उसके अकॉर्डिंग दो तरह के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम्स and second one are artificial ecosystems। नेचुरल इकोसिस्टम्स जो होते हैं वो इकोसिस्टम हैं कि जो नेचर में डेवलप हुए हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, दैट डेवलप्ड इन नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं था, ये अपने आप डेवलप हुए थे, दैट आर नेचुरल इकोसिस्टम्स। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, जिनको हम क्या कह देते हैं, मैन मेड या एक और नाम आता है इसके लिए एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम्स। तो आर्टिफिशियल, मैनमेड या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम्स वो इकोसिस्टम्स हैं which are created and maintained by human beings। created and maintained by human beings। अब इसमें एक बार क्वेश्चन भी आता है, कई बार बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम जो जैसे फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया को जो है ह्यूमन बीइंग भी तो उसमें उनका काफी बड़ा रोल है, क्योंकि उसको जो है हम लोग ही मैनेज करते हैं, तो वो किस में आएगा, क्या हमारा इंटरफेरेंस तो उसमें है, तो वो किस में आएगा, मैन मेड में या एंथ्रोपोजेनिक में? आप इसका आंसर किस में आएगा, बताएं बेटा, कि जो फॉरेस्ट है वो किस में आएगा, नेचुरल इकोसिस्टम में या आर्टिफिशियल में? कोई बच्चा आंसर करेगा इसका? नेचुरल। नेचुरल। अच्छा, नेचुरल किस वजह से? आंसर आपका सही है, नेचुरल में आएगा, क्योंकि बेटा ये हमने आज डेवलप नहीं किया है,
ये इकोसिस्टम बहुत पहले से डेवलप हो चुका है वो है। आज हमारा इंटरफेरेंस में भी वहां पे है, लेकिन वो जो जब डेवलप हुए थे वो नेचुरली डेवलप हुए थे, इसलिए उनको नेचुरल इकोसिस्टम कहा जाता है। तो नेचुरल इकोसिस्टम्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, दैट इज फॉरेस्ट है, मैराइन इकोसिस्टम्स हैं। तो ये किस में आ जाते हैं, नेचुरल में। एंथ्रोपोजेनिक में आ जाते हैं, जैसे आपके एग्रीकल्चर है, आपका गार्डन है, ठीक है, क्रॉप फील्ड है, ये सब आ जाते हैं किसमें, मैन मेड में या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम्स में। एक और क्लासिफिकेशन इसकी दी गई है अकॉर्डिंग टू साइज। अब जो इकोसिस्टम्स हैं उनका जो साइज है वो भी काफी सारे इकोसिस्टम्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं, कुछ ऐसे इकोसिस्टम हैं जो काफी बड़े हैं। तो इसको सबसे एक जो छोटा इकोसिस्टम होता है, या हम कहें वेरी स्मॉल इकोसिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, नैनो इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम जिनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, तो जैसे लॉग ऑफ वुड, वो भी एक इकोसिस्टम है। इसके अलावा किचन गार्डन, ये भी एक इकोसिस्टम है, दैट इज अ नैनो इकोसिस्टम, वेरी स्मॉल इकोसिस्टम। उसके बाद आ जाता है स्मॉल इकोसिस्टम, जो थोड़ा सा साइज में छोटा है। तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि पॉन्ड होता है, पॉन्ड इज ए स्मॉल इकोसिस्टम। इसके बाद आ जाते हैं मीजो इकोसिस्टम। मीजो इकोसिस्टम जो बड़े हैं लेकिन बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन ये स्मॉल इकोसिस्टम से तो काफी बड़े हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है आपका फॉरेस्ट, और लास्ट में आ जाते हैं मेगा इकोसिस्टम। काफी बड़े बड़े हैं, या हम ये मान के चलें काफी ही बड़ा इकोसिस्टम, जैसे ओशन, ठीक है। और इसके साथ में एक लास्ट में इन्होंने बताया है ग्लोबल इकोसिस्टम। ग्लोबल इकोसिस्टम का मतलब है कि हमारा जो पूरा का पूरा बायोस्फीयर है, क्या होता है बेटा बायोस्फीयर, एसएस में पढ़ा होगा आप सभी ने, व्हाट इज बायोस्फीयर? The Transaction of lithosphere, biosphere, and hydrosphere. अच्छा, और जो कोई life- बायो वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, बायोस्फीयर? क्योंकि मैम लाइफ यहाँ पे भी यही एग्जिस्ट करती है सर। हाँ, क्योंकि लाइफ यहीं पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये हमारे एनवायरनमेंट का या पूरी अर्थ का वो पार्ट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर। अब हम इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं कि इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं। अभी आप सभी को पता है कि जो इकोसिस्टम है उसके साथ हमारी जो हमारी नेचर में एक नेचुरल टेंडेंसी हमारी होती है कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको नेचुरली जो है उसकी क्या होती रहती है, क्लीनिंग होती रहती है। उसमें बहुत सारे वेस्ट हम जो है ऐड करते रहते हैं, लेकिन नेचुरली वो
क्लीनिंग उसकी होती रहती है अप टू अ लिमिट। लास्ट चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि इकोसिस्टम की या एनवायरनमेंट की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि इसमें जो भी हम एडिशनल ऐड करते हैं वो ये क्लीन कर लेता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा जो वेस्ट हैं वो इसमें इकट्ठे होते जाते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन है जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन है या एयर पॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हम दो तरह की सब्सटेंसेस हम पढ़ेंगे जो कि हम ऐड करते हैं इकोसिस्टम में। तो वो कौन सी सब्सटेंसेस हैं? वो वेस्ट सब्सटेंसेस हम मानते हैं एडेड टू इकोसिस्टम बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो वो दो तरह की हैं, ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा। कौन कौन सी हैं? दीज आर बायोडिग्रेडेबल एंड मैम नॉन ग्लोबल बायोडिग्रेडेबल। इकोसिस्टम सुनाई नहीं दिया था। ग्लोबल इकोसिस्टम बेटा वो इकोसिस्टम है जो पूरा हमारा बायोस्फीयर है, उसको ही हम ग्लोबल इकोसिस्टम बोल देते हैं। पूरी अर्थ का सबसे बड़ा इकोसिस्टम जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज ग्लोबल इकोसिस्टम। ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कि हम जो वेस्ट जो है अपने इकोसिस्टम में ऐड करते जा रहे हैं, वो दो तरह का वेस्ट होता है। कौन कौन सा है? एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपने ये दोनों टर्म्स पहले से सुनी हुई हैं, तो आप, कोई बच्चा मुझे बताएगा दोनों में क्या डिफरेंस है? जो डेफिनेशन अभी तक आपने पढ़ी है वो मुझे बताएं कि क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में? हम बायोडिग्रेडेबल को जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज कर लेता है, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं कर पाता। दोबारा बोलो भरत, दोबारा, सही बोल रहे हो, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी आपकी। मैम बायोडिग्रेडेबल को बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकता है, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। हम ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहेंगे? कि ये वो वेस्ट हैं जिनको जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं, दे कैन ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स। जो एंजाइम्स जिनके ऊपर वर्क कर पाए और उनको डिग्रेड कर पाए, मीन बायोडिग्रेडेबल विच कैन बी degraded to harmless substances by decomposers with the help of their एंजाइम्स। अपने एंजाइम्स की हेल्प से जो डिकम्पोजर जिन सब्सटेंसेस को हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, दैट आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो गया? इसके अपोजिट, जिसके ऊपर जो है एंजाइम्स वर्क ना कर पाए और उनको हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे आपको कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिख रही हूँ, तो आप मुझे बताएंगे विच वन आर डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड विच वन आर नॉट।
हाँ जी, बताएं कि इनमें से कौन सी बायोडिग्रेडेबल है और कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल पे आ जाएं। ग्रास Yes, ma'am. बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल? Biodegradable. 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 कैंस, No, ma'am. Non-biodegradable. एल्यूमिनियम फॉयल, Non-biodegradable. डीडीटी, Non-biodegradable. वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स वीड्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स का आप यूज करते हैं, वीडीसाइड्स, वो These are basically chemicals, हार्मलेस फॉर्म में नहीं होते हैं। इन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम अराइज होती है, अभी बताएंगे। ग्लास, Non-biodegradable. पेपर पता है आपको, Biodegradable. लेदर, Biodegradable. कोकोनट फाइबर। Biodegradable. ठीक है, यहाँ पे कुछ हमने बताई कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसे कैंस हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं, डीडीटी है, वीडीसाइड्स है। तो यहाँ पे दो अलग चीजें दिखी आपको, कैन और एल्यूमिनियम फॉइल, ये सेपरेट चीजें हैं, ये सेपरेट ये केमिकल्स हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ये क्या प्रॉब्लम करते हैं अगर एनवायरमेंट में ये इकट्ठे होते हैं, तो क्या प्रॉब्लम कोज करते हैं ये? Ma'am, eutrophication. यूट्रॉफिकेशन किन की वजह से होती है? Ma'am, biological magnification. हाँ, यहाँ पे Yes, ma'am, होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोकेमिकल मैग्निफिकेशन। मीन ये उसी फॉर्म में रहते हैं, बहुत टाइम तक चेंज नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड चेन के थ्रू ये ट्रांसफर होते रहते हैं और ये अकमुलेट होते रहते हैं, इनका अमाउंट जो है आगे बढ़ता रहता है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं, क्योंकि काफी बार आपसे एग्जाम में डीडीटी पूछ लिया जाता है कि डीडीटी बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि बाकियों का तो आपको पता ही होता है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कॉज करते हैं। अब बात आ जाती है कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये आप क्या होगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? मैम बेटा बोलो। मैम प्लास्टिक किस में आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा? हाँ बेटा, क्योंकि एंजाइम्स प्लास्टिक के ऊपर वर्क नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी रीसेंट स्टडीज में ये बताया जा रहा है कि कुछ बैक्टीरिया है जो प्लास्टिक को भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके मतलब हमें कोई ऐसा श्योर रिसर्च एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं मिली है जो हमें बताए कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, यस मैम। हाँ, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम ग्लास बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा, ग्लास को डिग्रेड नहीं कर सकते एंजाइम्स। हम यहाँ पे प्योरली ये लेके चलेंगे, बायो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, बायोडिग्रेडेबल। बायो का मतलब है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको एक हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है वेदर दैट इज अ बैक्टीरिया और दैट इज अ फंजाई। तो ये दोनों अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स, तो इट मींस दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यस मैम। हाँ, हालांकि इनमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि हमने आयरन रखा है, अब आयरन की बात करें तो उसके ऊपर एंजाइम्स का इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं हो, जितना फिजिकल जो हम जैसे हीट है, मॉइस्ट है, प्रेशर है, ये कंडीशन है जो उनको मे बी चेंज कर सकती हैं, लेकिन वो हम बायोडिग्रेडेबल में यूज नहीं करेंगे। अगर आपको कोई कह दे कि जो आयरन है उसकी तो रस्टिंग हो जाती है, उसमें तो चेंज आ जाता है,
फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, बट दैट इज नॉट डन बाय एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज डन बाय फिजिकल प्रोसेस, दैट इज रस्टिंग, मतलब कोई उसमें नेचर की वजह से कोई चेंज आया है, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने उसमें चेंज नहीं किया है, तो इट मीन्स वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में ही आएगा। अब आ जाते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम है वो किन कंपोनेंट से मिला हुआ है? दो कंपोनेंट होते हैं उसके, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आप सभी को पता होगा कि जो इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं और एबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एज ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, दैट इंक्लूड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं? एयर, सोयल, वाटर, या वाटर को हम डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं करते, वाटर के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पे मॉइस्चर, कि उसमें मॉइस्चर का अमाउंट कितना ज्यादा है, और इसके अलावा पीएच, सैलिनिटी, ये सारे जो है आते हैं किसमें? एबायोटिक कंपोनेंट में, जो भी किसी इकोसिस्टम के होते हैं। तो मैं कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि कोई भी इकोसिस्टम है उसके स्पेसिफिक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट है, मान लो जो प्लांट्स है वहां पे, प्रोड्यूसर जिसको हम बोल रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ और हो सकता है, उसका जो है स्पीशीज कुछ और होंगी। अगर पॉन्ड की बात करें, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, तो वहां प्रोड्यूसर अलग तरह के मिलेंगे, पॉन्ड के कंज्यूमर अलग तरह के होंगे, फॉरेस्ट के कंज्यूमर अलग तरह के होंगे। डीकंपोजर सेम होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया। एयर, सोयल, वाटर, पीएच, ये एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में वेरी करते रहते हैं। तो इट मींस जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो किसी भी इकोसिस्टम के स्पेसिफिक होते हैं, वो दूसरे कंपोनेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं इकोसिस्टम। बात आ जाती है इकोसिस्टम की कंपोनेंट्स हैं वो मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ बेटा, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा चल रहा है, मेरे ख्याल से एक वीक हो चुका है। आपकी ये मीटिंग का टाइम जो है एंड होने वाला है, 40 मिनट्स अराउंड जो है इस मीटिंग के हो चुके हैं। ये मीटिंग आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये आपका पीरियड जो है सर ने मुझे कहा है कि सिर्फ 40 मिनट्स का ही होगा। ठीक है बेटा? Okay, ma'am. हाँ, ओके मैम। 1 मिनट मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर नहीं है इसकी रिकॉर्डिंग, तो मैं इसकी